नमस्कार, मैं हूं वसीम। टीसीएच पर आपका स्वागत है। एक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है जिनमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए अपने उस निर्णय पर जिसमें उसने सेम सेक्स मैरिजेस पर को लीगल स्टेटस देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को कहा था कि इन शादियों को कानूनी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद से बहुत सारी पिटीशंस आई हैं। 10 तारीख को 5 जजों की एक बेंच बैठेगी और फिर से उन पिटीशंस पर सुनवाई करेगी और अपने उस निर्णय को दोबारा से कंसीडर करेगी कि क्या उसे पलटना चाहिए। अब अगर सेम सेक्स मैरिजेस की बात करें तो भारत कोई पहला देश नहीं है जहां पर सेम सेक्स मैरिजेस की बात चल रही है, जहां पे उनको लीगल कहने के लिए कहा जा रहा है। सन 2000 में नीदरलैंड्स ने वो पहला देश बना था जिसने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल कर दिया था, अलाउ कर दिया था। उसके बाद से अब तक कुल 36 देश हैं जो अपने अपने देशों में अपने अपने संविधान में परिवर्तन करके सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल कर चुके हैं। लेकिन एक बात यह है कि ज्यादातर इस्लामिक देश अब तक सेम सेक्स मैरिजेस के खिलाफ रहे हैं और तमाम देश तो ऐसे हैं जो शरिया लॉ को फॉलो करते हैं। शरिया लॉ जिसका जिक्र भारत में राइट विंग के नेता अक्सर किया करते हैं इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए। तो तमाम देश जो शरिया लॉ को फॉलो करते हैं उन्होंने तो क्या कर रखा है कि वो सेम सेक्स मैरिजेस पर अपराध भी मानते हैं और उस पर सजा का भी प्रावधान है। और इसी वजह से अब तक एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो और सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल कर दिया गया हो। लेकिन अब लौट के आते हैं भारत पर, एक ऐसा देश जो हिंदू मेजॉरिटी वाला देश है। इस तरह की हिंदू मेजॉरिटी जहां के राइट विंग पॉलिटिशियंस, लीडर्स अक्सर ये कहा करते हैं कि जो हिंदू है वो बहुत साइंटिफिक स्वभाव के होते हैं, हमारे वेदों में बहुत सारा विज्ञान है, दुनिया भर के बहुत सारे विज्ञानों की खोज यहीं से हुई है, हम तो बहुत लिबरल हैं। और मुस्लिमों पे आरोप लगाते हैं उनकी मानसिक पिछड़ापन का कि उनकी सोच खुली नहीं है। अब इस संदर्भ में देखना दिलचस्प होगा कि एक हिंदू मेजॉरिटी वाला देश क्या निर्णय देता है, क्या वो इस निर्णय को बदल पाता है जो उसने पहले दिया था। जब पहले ये बात उठी थी 2013 के आसपास, जब 377 के बारे में बहस चल रही थी, तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि भाजपा एक स्वर में 377 के विपक्ष में खड़ी है। योगी ने कहा था कि अगर 377 हटाया गया, योगी आदित्यनाथ का कहना था, तो इसका जम के विरोध किया जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी वो कह रहे थे कि ये जो 377 को हटाना ये हिंदुत्व के खिलाफ है और मतलब ये होमोसेक्सुअलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट हिंदुत्व के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। राहुल गांधी ने 2013 में कहा था कि ये व्यक्तिगत चुनाव का विषय है और भारत वो देश है जो आजादी के लिए और बोलने की आजादी के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। इसलिए जरूरी है कि जब न्यायालय इस पर फैसला सुनाए तो ध्यान रखे किसी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो। सोनिया गांधी ने भी इसी से मिलते जुलते विचार रखे थे और चिदम्बरम ने यह कहा था कि वो इस बात का स्वागत करते हैं कि जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने सबसे पहले 377 को हटाने का आदेश दिया था। अब अगर देखें तो भारत में एक तरफ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हिंदू मेजॉरिटी का ये देश बन गया है, लेकिन और हिंदू मेजॉरिटी का देश का मतलब हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, ज्यादातर संसाधन, ज्यादातर चीजों पे उनका प्रभाव है। लेकिन अभी बात करें इस देश के मुस्लिमों की कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, तो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, वो माइनॉरिटी राइट्स की बात उठाते रहे हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या वो ये समझेंगे कि तमाम होमोसेक्सुअल्स भी असल में माइनॉरिटी हैं। असल में इनकी राइट्स की बात करना भी उनकी जिम्मेदारी है और अगर माइनॉरिटी राइट्स की बात करनी है तो यह मानना पड़ेगा कि ये तो संख्या में और भी कम है, इनको तो और भी कम अधिकार दिए गए हैं। और साथ ही इस देश की मेजॉरिटी यानी कि हिंदू मेजॉरिटी जब वो मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं तब तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्लिमों को बराबरी से ट्रीट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि उनका उनसे लेना देना नहीं है। वो अपने आप को अलग मान के चलते हैं कि भैया जो भी मुस्लिमों के साथ हो रहा हो, माइनॉरिटी के साथ हो रहा हो, हम तो ठीक है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो बल्कि इस बात का जश्न मनाते हैं जब जब उन्हें गैर बराबरी से मुस्लिमों को ट्रीट किया जाता है या उनके साथ कुछ गलत होता है। लेकिन यहां पर मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हिंदू परिवार में किसी भी मेजॉरिटी जो कि अगर देखा जाए धर्म के आधार पर मेजॉरिटी है, लेकिन वहां पर भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो जेंडर के आधार पे माइनॉरिटी हो, यानी कि जो हेट्रोसेक्सुअल हो सकता है, हेट्रोसेक्सुअल ना हो, होमोसेक्सुअल हो सकता है। यानी कि किसी हिंदू परिवार में भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, उनका बच्चा हो सकता है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है जो असल में होमोसेक्सुअल हो। तो ऐसे में ये कानून ये कहना कि होमोसेक्सुअल शादी को अलाउ नहीं करना उनके अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। ऐसे में तमाम बार क्या होता है कि वो तमाम लोग, मान लीजिए कि उनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो होमोसेक्सुअल है, स्ट्रेट है, हेट्रोसेक्सुअल है, मगर उसकी शादी होती है तो क्योंकि होमोसेक्सुअल को लेके इतना बड़ा टैबू है, उनको इलीगल माना जाता है उनकी शादियों को, तो ऐसे में वो तमाम लोग दबाव में आकर स्ट्रेट लोगों से शादी करते हैं। आप ऐसा अंदाज लगाइए कि आपके परिवार की किसी बेटी की, किसी बेटे की शादी हो जाती है
एक होमोसेक्सुअल से। उसने शादी तो कर ली, लेकिन क्या वो शादी का कोई अर्थ होगा? और ऐसे में वो तमाम लोग जो ऐसी शादियों का शिकार होते हैं, जिनकी शादी किसी इस तरह के धोखे में होमोसेक्सुअल से हो जाती है या दबाव में कि होमोसेक्सुअल जिन लोगों से शादी कर लेते हैं, उनका वैवाहिक जीवन तो चौपट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो खुद भी तमाम तरह के डिप्रेशन में रहते हैं, उनका पार्टनर भी तमाम बार डिप्रेशन में रहता है, तमाम बार अवैध संबंधों की एक श्रृंखला शुरू होती है, वो चीट करता है, तमाम बार बात आत्महत्या तक पहुंचती है, बहुत बार ये बात तमाम तरह के अपराधों तक और हत्या तक भी पहुंचती है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पे लोगों ने तलाक मांगे हैं कोर्ट में जाके और अपना तर्क दिया है कि उनका जो पार्टनर है वो होमोसेक्सुअल है। तो एक बड़ा मुद्दा है, तलाक का एक बड़ा कारण है, और अपराधों का भी, और मानसिक परेशानियों का, उन्माद का, तमाम तरह के डिप्रेशन का एक बड़ा कारण बन गया है। तो एक तरह देखा जाए तो धार्मिक कट्टरपन एक सोच है जो इसके आड़े आता है कि हम इसे अलाउ नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग सेम सेक्स मैरिजेस के साथ खड़े रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो तमाम सारे वैज्ञानिक सोच के लोग, तमाम तरह के साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअल होना असल में उतना ही प्राकृतिक है जितना हमारा इंसान होना। वो सुब्रमण्यम स्वामी की तरह नहीं सोचते, जैसे कि स्वामी जी कहते हैं कि जो होमोसेक्सुअल होना है वो एक बीमारी है। मैं YouTube पे भी इस बारे में सर्च कर रहा था, तो लोग सर्च करते हैं कि होमोसेक्सुअल्स के सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये बस एक तरह की प्रकृति है। जैसे कि इंसान होते हैं, जैसे कि तमाम लोग जो दूसरे लिंग के लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं प्राकृतिक रूप से, उन्हें कोई कहता नहीं है कि उन्हें ऐसा करना है, ये प्रकृति है जो उन्हें इस तरफ ले जाती है, वैसे ही तमाम लोग हैं जो अपने लिंग के लोगों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। तो वैज्ञानिक इसके साथ खड़े रहे हैं, और दूसरी जो कम्युनिटीज खड़ी रही हैं सेम सेक्स मैरिजेस के साथ, वो है तमाम मानवाधिकार संगठन। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया था ह्यूमन राइट्स का, यानी कि उन्होंने कहा था 30 आर्टिकल बनाए थे, और ये कहा था कि इन आर्टिकल्स, ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे देशों के संविधानों में इन तमाम अधिकारों का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस की जो ये डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसके आर्टिकल नंबर 16 में आता है कि हर एक व्यक्ति को शादी करने और परिवार बनाने की आज़ादी है। जब पहली बार मैंने ये पढ़ा तो मैंने भी सोचा कि आखिर ऐसे बात को, ऐसे मुद्दे को मानवाधिकारों की लिस्ट में शामिल करने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी लोग शादी करते ही हैं, परिवार बनाते ही हैं। तो फिर मुझे पता लगा कि ऐसा माना जाता है कि ये कानून, ये आर्टिकल एक नाजी जर्मनी के समय के एक कानून को काउंटर करने के लिए था, जिस कानून में कहा गया था, जिस कानून के जरिए रोक लगा दी गई थी इंटररेशियल मैरिजेस पे, यानी कि कोई आर्यन नस्ल से आने वाला व्यक्ति यहूदी से शादी नहीं कर सकता था, और ये एक रोक लग गई थी। साथ ही एक और नियम था कि अगर कोई आर्यन कपल शादी करता था तो उनको वहां की सरकार 1000 मार्क्स, यानी कि वहां की एक करेंसी है, उसमें 1000 मुद्राएं देती थी, उनको कुछ धन दिया जाता था। और उस समय यह भी कहा जाता था, उनको ये बात कही जाती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 आर्य, मतलब एक आर्य लड़का और एक आर्य लड़की शादी करे और ज्यादा से ज्यादा आर्य बच्चे पैदा करें। जब आप ये दोनों बातें सुनते हैं, इन दोनों की शादी करने पर रोक की बात, यानी कि इंटररेशियल मैरिजेस को रोकने की बात, और साथ में ये बात कि ये कहा जाए कि आर्य कपल शादी करे तो उसको सपोर्ट किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा और इसके लिए इंकरेज किया जाएगा कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो क्या आपको आज के हालात जो भारत में है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं कि ये देश जहां बहुत सारे संघ के नेता, बहुत सारे हिंदू राइट विंग के नेता ये बात कहते रहे कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और साथ ही इंटररेशियल मैरिज बैन जैसा भी कुछ यहाँ हो रहा है। हालांकि कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से कोशिश यही है कि हिंदू और मुसलमान शादी आपस में नहीं कर पाए। कहीं भी ऐसी घटना घटती है, जैसे सोनाक्षी सिन्हा के मामले में देखा, कोई और विवाद लोगों को सोनाक्षी सिन्हा से कोई और शिकायत नहीं थी, उनके पति से नहीं थी, बस इस बात से सारी समस्या थी कि वो एक मुस्लिम लड़के से शादी कर रही थी। तो ढेर सारा हेट स्पीच हमको देखने को मिला, और हम जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा का मामला ऐसा अकेला नहीं है, ऐसे ढेर सारे मामले हुए हैं जब ऐसे शादियों पर यहाँ का हिंदू राइट विंग मेजॉरिटी आपत्ति करता है, हेट स्पीच से जुड़े हुए कमेंट्स, स्टेटमेंट्स, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई पड़ते हैं। तो क्या ये सब इस तरफ इशारा नहीं करता कि जो तमाम बार आरोप लगते हैं कि भारत नाजी जर्मनी जैसे किसी फेज में पहुंच गया है, एक नाजी युग, एक तानाशाही का युग, एक ऐसा युग जो असल में वैज्ञानिकता की बात नहीं करता है, जो असल में लोकतंत्र की बात नहीं करता है। और लोकतंत्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वार्के फाउंडेशन ने एक सर्वे कराया था, जिसमें 18 से 21 साल के बीच के लोगों पे सर्वे किया गया, उनकी राय जानी गई कि वो सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में क्या चाहते हैं, क्या उन्हें लगता है इसे लीगलाइज किया जाए। 53% लोगों ने कहा था कि वो इस पक्ष में है कि सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया जाए। तो भारत का युवा
और ऑफ कोर्स जब शादी करने की बात हो रही है, शादी करने से जुड़े किसी कानून की बात कर रहे हैं, तो हम किससे बात करेंगे? 50-60 साल के बुढ़ों से, या फिर उन लोगों से जिनकी शादी करने की उम्र है? अगर उनकी बात सुने तो 93% युवा ये चाहता है कि सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया जाए। तो हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं इस बहस में जहां पर तमाम लोग जो पिछड़ी सोच रखते हैं, तमाम लोग जो एक तरह से अपने राजनीति का भी हिस्सा इसे बनाना चाहते हैं, क्या उन लोगों की बात सुनी जाएगी या असल में उन लोगों की बात सुनी जाएगी जिनको इस बात से फर्क पड़ता है, जो असल में युवा है? हम जानते हैं कि 377 संविधान से हटा दिया गया है। अब दो लोगों का संबंध बनाना जो एक ही लिंग के हैं, ये गैर कानूनी नहीं है। हम ये तो अलाउ कर रहे हैं पर उन्हें शादी करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हम एक गैर कानूनी संबंध को अलाउ कर रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं कि, और ऐसे इसलिए बहुत सारे मामले ऐसे भी हो रहे हैं, अगर आपने भी आसपास में देखा होगा, सुना होगा, तो बहुत सारे कपल हैं, बहुत सारे गे कपल्स हैं जो एक दूसरे के प्रेम में हैं, शादियां करना चाहते हैं, और जब शादी करने का नंबर आता है तो सबसे पहले वो सोचते हैं कि वो किस और देश में सेटल हो सकते हैं। वो उन देशों की लिस्ट निकालते हैं, उन 36 देशों की जहां पर गे मैरिजेस ऑलरेडी अलाउ हो चुकी हैं, और फिर वो पूरी तैयारी करते हैं वीज़ा, पासपोर्ट, नौकरियां, रिसेटलमेंट की, कि जिससे वो यहाँ से वहाँ सेटल हो सकें। तो ऐसे में, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको यहाँ पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसका जो आर्टिकल 16 है, उसको वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तमाम तरह की दकियानुसी सोच, तमाम तरह के अंधविश्वास की वजह से उनको रोका जा रहा है। जिस विरासत की हम बात करते हैं, आजकल के सरकार में होने लगी है विरासत की बात, तो देखना पड़ेगा कहीं ये विरासत लोकतंत्र के आड़े ना आए। और असल में ये लड़ाई जो है वो लोकतंत्र की है। इस कानून का पास होना इसलिए भी जरूरी है जिससे भारत नाजी जर्मनी की तरह तानाशाह न दिखाई पड़े, बल्कि उन तमाम देशों में शामिल हो जो खुले हृदय के हैं, जो असल में लिबरल हैं, और जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वहाँ के नागरिकों के किसी भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो।